प्रोटीन प्यूरिफिकेशन क्यों करनी है? पहली बात है कि हमें क्यों ज़रूरत होती है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आइडेंटिफ़ाई कर सकें पर्टिकुलर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चाहिए। यहाँ तक कि जितने भी एंजाइम्स डिस्कवर किए गए हैं वो इन्हीं प्यूरिफिकेशन टेक्निक से किए गए हैं कि देखने के लिए कि एक सेल में कितने टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। और ये देखने के लिए कि कौन सा क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन्स ही होते हैं ताकि उनको आइडेंटिफाई करके उनको स्टडी करें हम एंजाइम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी एक किस्म के प्रोटीन्स है, उनको स्टडी करें ताकि पता चले उनका एक्शन क्या है, वो कैसे एक्शन करते हैं। तो इसीलिए हमें प्रोटीन प्यूरिफिकेशन ज़रूरत होती है। तो प्यूरिफिकेशन जो प्रोटीन्स का है ये पहला स्टेप है जिससे हम बायोलॉजिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ दोनों प्रोटीन के पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें प्रोटीन को आइसोलेट करना है। जो बायोलॉजिक सेल में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स तो सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, उनको आइसोलेट करने के लिए हमें फ्रैक्शनेशन प्रोसीजर करनी है, यानी उनकी फ्रैक्शंस करने हैं, उनको डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है सबसे पहले हमें सेल को ब्रेक करना है, यानी सेल की लाइसिस करनी है। जब हम सेल को ब्रेक करते हैं, लाइसिस करते हैं, तो एक होमोजेनेट मिक्सचर हमें मिलता है और उस होमोजेनेट मिक्सचर में कुछ ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो उसके लिए उसको मतलब टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन फ्रॉम दैट होमोजेनेट सॉल्यूशन के लिए हमें फ्रैक्शनेशन टेक्निक्स करनी पड़ती है, जिसमें हम जो टोटल प्रोटीन है उसको आइसोलेट करते हैं ताकि फिर हम उसको ऐसे ऐसे करें, यानी उस पे पढ़े स्टडी करें उसको फर्दर टेक्निक से और पता चले कि वो प्रोटीन क्या है। तो फ्रैक्शनेशन करने के लिए जो है हमें होमोजेनेट सेल सॉल्यूशन मिला, जो लाइसिड है, जो जो हमने डिटर्जेंट्स की हेल्प से या कुछ एंजाइम्स की हेल्प से ब्रेकिंग की। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन हुआ कि जो सेम मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एग्लूटिनेट यानी आपस में जुड़ जाते हैं, एक मास बनाते हैं, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ताकि उस प्रेसिपिटेट को हम रिमूव करें ताकि वो आइसोलेट हो जाए प्रोटीन, फिर हम उसको प्यूरिफाई करें जो हमें पर्टिकुलर प्रोटीन उसमें चाहिए, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स होगा। फिर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन या अदर टेक्निक से प्यूरिफाई करें और फिर स्टडी करें। तो 5 एजेंट्स है जो मोस्टली हम प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करते हैं। एक उसमें आता है टेम्परेचर और पीएच वेरिएशन, यानी कुछ यहाँ पर प्रोटीन्स जो हमें पता है वो अमाइनो एसिड के बने हैं। अमाइनो एसिड की जब क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, हमने देखा था कि हर एक अमाइनो एसिड का अपना अपना पीएच होता है और अपना टेम्परेचर जहाँ वो मेल्ट हो सकते हैं, जिसको मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं, और अपना टेम्परेचर जहाँ उनका जो मतलब एक्टिविटी फंक्शन मतलब एक्टिविटी जो है वो फंक्शन हो पाती है या फिर डीएक्टिवेट होती है फंक्शन। वैसे ही प्रोटीन्स भी अमाइनो एसिड के बने हैं। तो प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमने देखा कि 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी डिपेंडेंट होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी अगर आपने सुना होगा कि एंजाइम्स जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं, तो इसीलिए प्रोटीन्स का भी अपना अपना टेम्परेचर है जिस पे वो फंक्शन कर सकते हैं। और अगर अवे फ्रॉम या बिलो और अबोव टेम्परेचर में वेरिएशन हो जाए तो वो अपना स्ट्रक्चर लूज करते हैं। उनका फंक्शनल प्रोटीन्स का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल प्रोटीन नहीं होता है। तो वो टेम्परेचर और पीएच में अगर कमी पेशी आती है तो अपना स्ट्रक्चर लूज करते हैं, जिसको हम डिनेचुरेशन बोलते हैं। वो प्रेसिपिटेशन करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो डिनेचुरेशन है वो प्रिवेंट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए प्रोटीन।
मतलब डिनेचुरेटेड प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक्वस मीडियम में सॉल्युबल नहीं हो पाते, वो प्रेसिपिटेट की सूरत में हमें मिलते हैं। ऐसे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स से हम ट्रीट करके प्रेसिपिटेशन लेते हैं। मेन चीज़, हमें प्रोटीन को एक्सट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले प्रेसिपिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। होता क्या है, हम जब होमोजेनेट सेल लेते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन में जो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है, हमने सेल के पहले पढ़ा था कैसे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में पहले ऑर्गेनेलीज निकलती है और अल्टीमेटली लास्ट स्टेप पे हमें एक साइटोसॉल सॉल्यूशन मिलता है जिसमें डिसॉल्व्ड प्रोटीन्स एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम फिर उसकी फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं तो प्रोटीन्स हमें पैलेट में मिल जाते हैं। फिर उस पैलेट को हम निकालते हैं और उसको प्रेसिपिटेट, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट होता है, फिर उसको निकाल के सॉल्युबल बनाते हैं और फिर उसको फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए दूसरी टेक्निक्स करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन के लिए हम ये इस चीज़ें इस्तेमाल, या टेम्परेचर देंगे, मतलब हम ऐसा टेम्परेचर देंगे जिससे प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी पैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, या पीएच वेरिएशन करेंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स डालेंगे या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या बेसिक प्रोटीन्स की एडिशन से। और आज लेटेस्ट आया है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की एडिशन से हम प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन करते हैं। डिनेचुरेशन फ्रैक्शनेशन जो है, ये हीट सेंसिटिविटी जो प्रोटीन्स, मतलब कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हीट से डिनेचर हो जाते हैं, तो उस डिनेचरिंग का हम फ़ायदा उठाते हैं फॉर प्रेसिपिटेशन। हम क्या करते हैं, हम मिक्सचर को 5 to 10 डिग्री बिलो द क्रिटिकल, मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रोटीन का टेम्परेचर है कि वो अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल करता है एट, हम समझेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका स्ट्रक्चर स्टेबल होता है नॉर्मल, तो हम उसको हीट करेंगे बिलो उसके जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके नीचे बिलो करेंगे, 5 to 10 डिग्री मोस्टली लेते हैं हम, और ये 15 से 30 मिनट तक ये हो जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। और इस दौरान जो हमें प्रोटीन्स है वो डिनेचर हो जाते हैं और हम उनको फिर सेंट्रीफ्यूगेशन से रिमूव करते हैं। अब यहाँ जो ये टेम्परेचर पीएच वेरिएशंस है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें अनवांटेड प्रोटीन्स ही हमें आइसोलेट करने हैं, हो सकता है वांटेड प्रोटीन भी हम इसी टेक्निक से आइसोलेट करते हैं, बशर्ते कि हमें उनका क्रिटिकल टेम्परेचर पता होना चाहिए। ऐसे ही पीएच है जो लेस देन 3 यानी एसिडिक प्रोटीन्स और ग्रेटर देन 10 यानी अल्कलाइन प्रोटीन्स जो है, उसमें हम पीएच की वेरिएशन लाते हैं और हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स है ये या तो ये पॉजिटिवली चार्जड बनते हैं या नेगेटिवली। जो ही हम पीएच रेज करते बिलो या अबो, यानी अगर हम राइज करेंगे पीएच तो ये पॉजिटिवली चार्जड बनते हैं, अगर और आइसो इलेक्ट्रिक जो पॉइंट है इसके बिलो हम करेंगे, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रिक पीएच हर प्रोटीन का अपना होता है, अमाइनो एसिड का भी अपना होता है, जहाँ उसके पास कोई नेट चार्ज नहीं है वहाँ उसको नो नेट चार्ज है। अगर उस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के एबो राइज करेंगे तो वो पॉजिटिवली बनेगा, अगर उसके बिलो करेंगे तो वो नेगेटिवली चार्जड बनेगा। और यही चार्जड प्रोटीन्स जब ये एक मिक्सचर की सूरत में सॉल्युबल होता है तो तब ये क्या होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। और जब हम इनको पीएच वेरिएशन लाते हैं, मतलब हम चेंजेस लाते हैं बाय एडिंग सर्टेन सॉल्यूशंस जिससे पीएच इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो ये प्रोटीन्स जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और हम फिर इसको रिमूव करते हैं, चाहे वो अनवांटेड प्रोटीन हो या वांटेड प्रोटीन, इसी टेक्निक से। दो चीज़ें हैं, अगर हमें पैलेट में वांटेड प्रोटीन है तो पैलेट का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर जो सुपरनेटेंट है वो डिस्कार्ड करेंगे। कभी कभार क्या होता है, सुपरनेटेंट में हमारा प्रोटीन होता है, तब हम सुपरनेटेंट को लेते हैं और पैलेट को डिस्कार्ड करते हैं। और दूसरे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आते हैं जिनको हम सॉल्टिंग आउट कहते हैं। हमने देखा जब हम कुछ प्रोटीन्स के सामने कुछ सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ऐड करते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट या पोटेशियम फॉस्फेट,
तो उससे उनकी डिहाइड्रेशन होती है। एक्चुअली जो वाटर है, क्योंकि प्रोटीन्स जब एक एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, वो सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, तब वाटर उनके इर्द गिर्द होता है इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के। इनको सरफेस पे, इनके सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सॉल्ट क्या करता है, वो इस वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है और अब खुद बेंड हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर बाहर निकल जाता है प्रोटीन से, प्रोटीन एग्लूटिनेट यानी आपस में जुड़ जाते हैं और वो एक प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन हमें देता है। और इसी टेक्निक से हम एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन से सेपरेट कर पाते हैं। फिर है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फ्रैक्शनेशन। ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फ्रैक्शनेशन है, इसमें क्या हम देखते हैं, प्रोटीन्स की सॉल्युबिलिटी डिफरेंस। मतलब कुछ प्रोटीन्स जो है वो अच्छे से किसी सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो वो डिफरेंस हम देखते हैं, उसी के मुताबिक हम इन पर्टिकुलर जो प्रोटीन्स है ऑफ आवर इंटरेस्ट, उनको हम आइसोलेट करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, हमने देखा कि ये प्रोटीन सॉल्युबिलिटी किन वजूहातों से डिक्रीज करता है। एक बात है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है, ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मीडियम का होता है उसको डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी सॉल्यूशन सॉल्युबल नहीं बनता है, बल्कि वो प्रेसिपिटेट बनाता है। और डिहाइड्रेशन भी ये काज करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं और प्रोटीन प्रेसिपिटेट होते हैं। और हमने देखा कि जो डिक्रीजिंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो सॉल्यूशन का डिक्रीज जब होता है, तो जितने भी मोटिव फोर्सेस है, क्योंकि प्रोटीन जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे फोर्सेस उसको स्टेबिलिटी देते हैं। जितने भी फोर्सेस है, चाहे वो अपोजिटली चार्जड सरफेस रेजिड्यूज को इंक्रीज करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मतलब जो ये प्रोटीन में जो अपोजिटली चार्जड रेजिड्यूज होते हैं, उनमें जो है अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब डिक्रीज होता है और वो आपस में एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं। बेसिक प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, इसमें पॉलीकेटाइंस का हम इस्तेमाल करते हैं जो हमें प्रेसिपिटेट करते हैं प्रोटीन्स को। यहाँ पर भी प्रोटीन्स की डिफरेंशियल प्रेसिपिटेशन है, मतलब डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट पॉलीकेटाइंस के सामने प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक ये पॉलीकेटाइन इस्तेमाल हो जाता है। जैसे प्रोटामाइन है या स्ट्रेप्टोमाइसिन, हमने देखा कि हम इन कंपाउंड से, ये जो बेसिक कंपाउंड्स है, इससे हम प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करते हैं। जो ये मटेरियल्स होते हैं, ये किनको बेंड हो जाते हैं, नेगेटिवली चार्जड कंपाउंड। जो ये प्रोटोअमाइन है या स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पॉलीकेटाइन है, तो कैटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज, ये एनाइन को अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये एनाइंस को, तो ये नेगेटिवली चार्जड कंपाउंड्स को बिंड हो जाते हैं। तो जितने भी ये प्रोटीन्स के पास जो चार्ज है, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पॉलीकेटाइंस जो है ये एडवांटेजियस है, मतलब हम इसमें मतलब डिजायर्ड प्रोटीन जो है वो जो प्रेसिपिटेट नहीं होता है, हम उसको आइसोलेट कर पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पॉलीकेटाइंस उनको प्रेसिपिटेट करता है जो हमें ज़रूरत नहीं है, दे आर अनवांटेड प्रोटीन्स। लेकिन जो वांटेड प्रोटीन है, जो हमें यूजफुल प्रोटीन है, वो सॉल्यूशन में रहता है, तो हम प्रेसिपिटेटेड मीडियम को डिस्कार्ड करते हैं और सॉल्यूशन को यूज करते हैं फॉर आइसोलेशन ऑफ दैट प्रोटीन। तो पॉलीकेटाइंस इरिवर्सिबल है, मतलब ये फिर वापस नहीं, मतलब एक बार प्रेसिपिटेट हुआ तो ये वापस फिर सॉल्युबल होगा नहीं। यही वजह है कि हम इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करते, इसका लिमिट है, इसका लिमिट है। फिर आता है जो लेटेस्ट अब हम इस्तेमाल करते हैं, पॉलीएथाइलीन ग्लाइकॉल, जिसको शॉर्ट में पैग बोलते हैं। ये क्या करता है, इसकी एप्लीकेशन जो है प्रेसिपिटेशन एजेंट्स में मानी जाती है, अब इस्तेमाल करते हैं। देखा गया है कि जब हमने देखा कि जो
प्यूरिफाइड प्रोटीन्स की जो सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली। जैसे जैसे जितना जितना हम पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल की कंसंट्रेशन ऐड करते जाएंगे उतना एक्सपोनेंशियल लाइक दैट 10 20 30 40 उतना वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इसीलिए हम यही आज इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इजी प्रेसिपिटेशन है और हमें फिर जो प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन है अगर वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। या फिर कभी कभार क्या होता है जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है वो उसके सुपरनेटेंट में होता है जो आफ्टर ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, तो फिर हम सुपरनेटेंट को इस्तेमाल करते हैं और पैलेट को डिस्कार्ड करते हैं। वाइस वर्सा भी होता है। तो जब हमने आइसोलेट किया प्रोटीन जो मतलब प्रेसिपिटेशन से हम प्रोटीन्स को आइसोलेट करते हैं, अब हमें प्यूरिफाई करने क्योंकि ये जो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज वो भी प्रोटीन होंगे उसमें वो ऐड होंगे, तो हमें प्यूरिफाई करना पड़ता है ताकि हमें जो पर्टिकुलर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें ज़रूरत है हमें वही डिराइव हो जाए। क्रोमेटोग्राफी क्या है? ये ऐसी टेक्निक है जिससे मतलब रिलेटेड कंपाउंड्स, मैंने कहा एक मिक्सचर में दोनों रिलेटेड होंगे, वो भी प्रोटीन मिक्सचर होगा ये भी प्रोटीन मिक्सचर होगा, लेकिन हमें सिर्फ उसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए, तब हम ये क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम क्रोमेटोग्राफी को समझने के लिए देखेंगे नॉर्मल प्रिंसिपल, हम क्या करते हैं क्रोमेटोग्राफी फिर इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बेसिक जो सिंपल है, हम क्रोमेटोग्राफिक जार जो होता है वो लेते हैं और उसमें हम सॉल्वेंट डालते हैं और फिर हम दूसरा मीडियम लेते हैं जिसको हम वाटमैन पेपर बोलते हैं। तो यहाँ पर दो फेज़, ये जो लिक्विड है सॉल्वेंट ये लिक्विड फेज़ बनता है और इसको हम मोबाइल फेज़ भी कहते हैं क्योंकि ये जो मोबाइल फेज़ इसलिए है क्योंकि ये मूवमेंट करने वाला है। पेपर जो है हम इसको क्या लेते हैं, इसको वाटमैन पेपर कहते हैं, इसको हम स्टेशनरी फेज़ लेते हैं क्योंकि ये मूव नहीं करता, ये एक ही जगह रहता है। और इसी सॉल्यूशन में जो मोबाइल फेज है उसमें हम कंपाउंड डालते हैं, प्रोटीन मिक्सचर डालते हैं जो हमने सेंट्रीफ्यूगेशन से आइसोलेट किया है, तो वो डाल देते हैं। तो फिर कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है और ये जो सॉल्यूशन है ये इस पेपर में एब्जॉर्ब होने लगता है। जो ये एब्जॉर्ब होता है तो हमारा जो इंटरेस्ट है प्रोटीन का जो भी हमें चाहिए वो आइसोलेट हो जाते, वो भी एब्जॉर्ब होने लगते हैं इस स्टेशनरी मीडियम पे परकोलेट होने लगते हैं, यानी इसके साथ ही एब्जॉर्ब होने लगे। तो वो पर्टिकुलर उन सब का जो प्रोटीन्स है जो ये इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उनकी भी मोबिलिटी होती है, उनका भी ये मतलब मोबिलिटी फेज है कि वो कहाँ तक इस पेपर में पास हो सकते हैं। तो होता क्या है, जो ही पेपर में ये सॉल्यूशन पास होता है, फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन है वो, मैं कलर चेंज कर रही हूँ यहाँ दिखाएंगे, वो यहाँ पर पास हो गया यहाँ पर। तो फिर अब जब फिर हम ये वाटमैन पेपर नॉर्मली निकालते हैं बाहर, फिर हम क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन किससे रिएक्शन दिखाता है, निनहाइड्रिन से दिखाता है रिएक्शन, वो उसमें पर्पल कलर देता है प्रोटीन के साथ रिएक्ट। चूँकि हम इसको निनहाइड्रिन सॉल्यूशन स्प्रे करते हैं तो जो हमारा इंटरेस्ट है प्रोटीन का वो वहाँ पर कलर देता है और हमें पता चलता है कि जो इस सॉल्यूशन में हमने प्रोटीन था वो प्रोटीन आइसोलेट होकर इस वाटमैन पेपर पे आ गया। तो क्रोमेटोग्राफी ये होते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये सिंपल क्रोमेटोग्राफी जो सेटअप में आपको मैंने दिखाया अभी, ये सिंपल क्रोमेटोग्राफी है। तो इसकी फिर मॉडिफिकेशन भी आगे हुई है। तो मेन चीज़ प्रिंसिपल क्या है कि सॉल्यूट्स जो है वो दो सॉल्वेंट्स में डिवाइड होते हैं, एक है मोबाइल फेज और दूसरा है स्टेशनरी फेज। जो मोबाइल फेज है उसमें हम क्या डालते हैं,
जो हमें प्रोटीन प्यूरिफाई करना है या आइसोलेट करना है ताकि वो प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन हमें मिले उसमें। जो मोबाइल फेज़ है इसमें हम सब्सटेंस डालते हैं जो हमें सेपरेट करना है जैसे प्रोटीन। और गैसेस फेज़ भी हो सकता है, सॉलिड फेज़ भी हो सकता है। ये जो है स्टेशनरी फेज़ जो है ये सॉलिड मैट्रिक्स का होता है, पोरस, जैसे वाटमैन पेपर, क्योंकि पेपर क्या है उसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं ताकि सॉल्वेंट जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए या परकोलेट हो जाए। वैसे ही ये जो स्टेशनरी फेज होता है ये पोरस होता है, सॉलिड मैट्रिक्स होता है, ताकि ये जो सैंपल है ये इसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाए, ये आगे थ्रू पास हो जाए। और इन दो फेजेस की जब इंटरेक्शन होती है हमने देखा तब जो है सेपरेशन होती है कंपाउंड्स। अगर कंपाउंड में मतलब इस सैंपल सॉल्यूशन में हमारे पास 3 प्रोटीन्स आए होंगे तो वो बराबर 3 स्पॉट्स हमें दिखाएगा डिफरेंट, क्योंकि ये तीनों प्रोटीन्स की अपनी अपनी मोबिलिटी है, अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी है, अपना अपना ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, तो वो अलग स्पॉट्स में हमें नज़र आएंगे। तो जो मैंने दिखाई पेपर क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ दिस ये पहले जब क्रोमेटोग्राफी डिस्कवर की गई थी तब स्टार्ट हुई थी विद पेपर पेपर क्रोमेटोग्राफी, लेकिन अब हम करते हैं मॉडिफाइड क्रोमेटोग्राफीज, लेकिन प्रिंसिपल सेम है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। इसमें आता है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, इससे भी हम प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं, मगर प्रोटीन्स को हम यहाँ सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन साइज, यानी उनका मॉलिक्यूलर वेट के मुताबिक। हम देखते हैं जो लार्जर प्रोटीन्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लार्ज होगा वो जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है इसमें हम एक कॉलम का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। एक कॉलम, इस कॉलम में हम सिलिका बीड्स होते हैं, क्योंकि ये सिलिका बीड्स का इस्तेमाल करते हैं और एग्रोज जेल का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो सॉल्यूशन है उसको यहाँ से ऊपर की तरफ से डालते हैं, फिर वेट करते हैं। तो इसमें जो पहले जब यहाँ ड्रॉप ड्रॉप वाइज आता है तो सबसे पहले वो प्रोटीन्स फ्लो हो जाते हैं इसमें जो लार्ज साइज्ड होते हैं, क्योंकि जो लार्ज साइज्ड होते हैं ना वो इन बीड्स में जो सिलिका बीड्स होते हैं जिनमें या एगरोज जेल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्टली सिलिका बीड का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ के होल्स में जो लार्ज प्रोटीन्स है वो एंटर नहीं हो पाते, तो इसीलिए वो इस बीड के इर्द गिर्द निकलते हैं, इर्द गिर्द निकल के बाहर, इसलिए वो पहले आते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो इन्हीं बीड्स के, पोरस बीड्स जिनको हम सिलिका बीड्स भी कहते हैं, इनके अंदर जाते हैं, तो इसलिए उनको टाइम लगता है, वो इनके अंदर अंदर के स्मॉल साइज होते हैं तो उनको टाइम लगता है और वो लास्ट में हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में क्या हमें फ़ायदा मिलता है, हमें ये मिलता है कि सबसे पहले जो प्रोटीन्स हमें सॉल्यूशन में मतलब जो एक्सट्रैक्ट होंगे वो हमें लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के मिलेंगे, और जो लास्ट में हमें मिलेंगे टेस्ट ट्यूब्स में वो हमें स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट के मिलेंगे। तो इससे हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम देख सकते हैं कि कौन किस टाइप का प्रोटीन है। फिर आता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इससे भी हम प्रोटीन की प्यूरिफिकेशन करते हैं, मगर यहाँ पर हम साइज का काम नहीं करते, यहाँ हम नेट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं कि किस प्रोटीन का क्या नेट चार्ज है। जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम कैटायनिक प्रोटीन्स कहते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं। इसमें एक किस्म का कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज कॉलम होता है, जो कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज कॉलम है वो क्या एक्ट कर रहा है, वो स्टेशनरी फेज है इसमें। और जो मोबाइल फेज है जिसमें हमें सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, सल्यूट क्या है,
प्रोटीन्स की शक्ल में। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होंगे तो कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज कॉलम्स पे वो अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में वहाँ अट्रैक्शन होगी और वो बिंड करेंगे कार्बोक्सीमेथाइल पे। तो दस हम फिर वहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रोटीन्स को आइसोलेट करेंगे। ऐसे ही अगर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होंगे, एनायनिक प्रोटीन्स होंगे, तो उनको हम डाई इथाइल अमाइनो इथाइल सेलुलोज अमाइन कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं। ये डाई इथाइल अमाइनो इथाइल सेलुलोज कॉलम क्या है, इसको DAE सेलुलोज कॉलम्स भी कहते हैं। ये पॉजिटिवली होता है और ये अट्रैक्ट करता है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स को। और फिर इल्यूशन के लिए, ताकि ये जो बॉन्ड है, अब तो पता है अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड कॉलम के साथ अट्रैक्टेड है। अब हमें फिर उस अट्रैक्शन को रिमूव करना है। जो ही हम ये कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज कॉलम को रिमूव करते हैं, तो अब इसमें से कौन से प्रोटीन्स होंगे, सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इसको अब इस बॉन्ड को, जो ये पॉजिटिव और जो बॉन्ड कार्बोक्सीमेथाइल और प्रोटीन्स के बिटवीन है, उसको रिमूव करने के लिए हम सॉल्ट की हाई कंसंट्रेशन डालते हैं। तो उससे क्या होता है, ये चार्ज्ड प्रोटीन जो इस कॉलम के साथ जुड़े होते हैं, ये अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और हमें प्यूरिफाइड प्रोटीन अलग से मिल जाता है। तो ऐसे ही है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, इसमें भी हम प्रोटीन्स को मतलब आइसोलेट और प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये है कि बहुत सारे कुछ प्रोटीन्स हैं, उनकी एफिनिटी है, वो कुछ केमिकल्स ग्रुप्स के साथ जुड़ते हैं, तो उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं। इनकी ये एफिनिटी जो है प्रोटीन्स की, इस को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। एक एग्जांपल है कनकैनावेलिन ए है, ये एक प्रोटीन प्लांट प्रोटीन है, और ये ग्लूकोज के साथ एफिनिटी रखते हैं। तो हम इस क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम रखते हैं, उसमें हम यूज करते हैं ग्लूकोज का, उसमें हम यूज करते हैं ग्लूकोज का। तो ये जो प्रोटीन है, जो ही ये सैंपल हम पास करते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्ट होता है ग्लूकोज के साथ, तो ये प्रोटीन डायरेक्टली बिंड होगा ग्लूकोज के साथ। और फिर हम इसको फिर इल्यूशन अलग करवाएंगे, मतलब सॉल्ट्स का ऐड करते हैं, ताकि ग्लूकोज और इस प्रोटीन का जो अट्रैक्शन, ये बाइंडिंग हुई है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स हुई है, ये ब्रेक हो जाए और हमें प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिल जाए। तो इस से हमें कोई भी जो भी प्लांट प्रोटीन हो, एनिमल प्रोटीन हो, इन टेक्निक से हम कैसे सेपरेट करते हैं। तो इस सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जिससे ट्रांसक्रिप्शन हमें पता है ये है कॉपी ऑफ आरएनए, जिस मतलब जैसे रेप्लिकेशन है, ये है कॉपी ऑफ डीएनए बन जाती है, रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की दूसरी कॉपी बन जाती है। ट्रांसक्रिप्शन में आर आरएनए बन जाता है। तो हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यानी एंजाइम्स, जो ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोसीड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, तो उनको भी आइसोलेट हम करते हैं। वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं कॉलम्स में, जैसे हमने कनकैनावेलिन के लिए ग्लूकोज इस्तेमाल किया, यहाँ पर हम ग्लूकोज के बजाय डीएनए स्कैंसेस, कुछ स्पेसिफिक डीएनए स्कैंसेस यूज़ करते हैं, जिससे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आइसोलेट हो सकते है। और फिर आता है जो हाई इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, मतलब ये ऑटोमेटिक है, जो अभी तक हमने पढ़ी, अफिनिटी पढ़ा, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पढ़ी, पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ये मैनुअल है, मतलब इसमें हमें कॉलम्स की, जो ग्लास कॉलम्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है, और इट टेक ए लॉट ऑफ टाइम, मतलब हम सुबह लगाते हैं कॉलम के लिए, और फिर हमें ये इल्यूशन ड्रॉप वाइज टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट करना पड़ता है, लगभग 20 टेस्ट ट्यूब्स हम लेते हैं, तो दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। तो अब इम्प्रोवाइज्ड वर्जन इसका क्या है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये भी प्रिंसिपल वही है जो नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी अभी तक की उनके ही बेस्ड है, मगर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई हो जाता है। इस प्रेशर की वजह से जो है
हम एडवोकेट अमाउंट ऑफ फ्लो रेट्स हमें मिलती है, मतलब विद इन लेस टाइम। जो एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो हम करेंगे लेबोरेटरी में, ग्लास कॉलम लेंगे, उसको पहले सिलिका जेल ऐड करना है, सॉल्वेंट बनाना है और बफर मेंटेन करना है, पीएच दैट टेक्स टाइम, इवन 2 days लगते हैं। ये एक एक कतरे जो एक एक ड्रॉप पड़ता है तब लेता है। तो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टाइम हमें बचाता है, क्योंकि ये प्रेशर करता है। प्रेशर की वजह से जल्दी जल्दी क्या होता है, ये जो सोल्यूशन है जिसमें प्रोटीन्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। वहाँ हमें कॉलम क्रोमेटोग्राफीज में किसका वेट करना पड़ता है, वहाँ पर हमें ग्रेविटी के फ्लो के अकॉर्डिंग वो नीचे जाएगा। यहाँ पर वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ प्रेशर देते, प्रेशर की वजह से हम प्रोटीन सेपरेट करते हैं। और ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिक है सारा क्रोमेटोग्राफिक। इसमें लगभग जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हम सेपरेट कर सकते हैं आसानी करते हैं। सिर्फ हमें सॉल्वेंट्स रखने होते हैं। हमें पता है कि कौन से ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो प्रोटीन्स की है उसको एक्सप्लॉइट करके हम क्रोमेटोग्राफी की मदद से बहुत सारे ये प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा हमें बहुत सारी टेक्निक्स आती है जिससे हम प्रोटीन्स को आइसोलेट करते हैं। इसमें आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये जेल जो क्रोमेटोग्राफी हम करते हैं बिल्कुल उसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है ना वो पहले जाते हैं। जो हमने देखा जेल क्रोमेटोग्राफी में लार्जर मॉलिक्यूल पहले ये इल्यूट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में लार्जर के बदले स्मॉल पहले हो जाते हैं। और हमने देखा कि वहाँ पर स्मॉल लास्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर जो लार्ज है वो लास्ट में आ जाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम प्रोटीन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। और एलिजा आता है अब, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट ऐसे, उससे भी हम प्रोटीन्स को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। और फिर ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी है जो हमें आगे पढ़ना है, उससे भी हम प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या स्पेक्ट्रोमेट्री जिसको हम बोलते हैं। इससे भी हम प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, मतलब कि यहाँ पर मास के बेस्ड हम प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं। तो दिस वाज ऑल टुडे। इसका थोड़ा सा रहता है वो कल हम करेंगे इंशाल्लाह। फिर लिपिड्स हमें सीधे उठाना है। तो हमें पता चला कि प्रोटीन प्यूरिफिकेशन की जो ये भी टेक्निक्स है, चाहे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है, चाहे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, चाहे इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स हैं, ये मेन चीज़ें किनको एक्सप्लॉइट करते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर प्रोटीन्स, जिसकी वजह से हम प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी डिजीजेस है, उनका हम जब देखते हैं रीज़न क्या होता है, हम क्यों तब देखते हैं इनका एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं। जो ये एंजाइम एसेज होते हैं, एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, वो इन्हीं टेक्निक्स की वजह से हम इन एंजाइम्स को आइसोलेट करके बता सकते हैं कि उस बंदे को क्या डिजीज़ेस है। अब क्योंकि हाँ आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज हम नहीं चाहते कि हमें टाइम लगे। जैसे हम देखते प्रिंसिपल सेम रहता है, सिर्फ मशीनरी आ जाती है। मतलब चाहे क्रोमेटोग्राफी हम देखते हैं प्रिमिटिव क्रोमेटोग्राफी जो बेस्ड ऑन एक कॉलम जार का होता था, उसमें सॉल्वेंट होता था, फिर पेपर का इस्तेमाल करते थे। फिर लेटेस्ट आए कॉलम्स, फिर कॉलम के बाद जेल क्रोमेटोग्राफीज आ गई, या एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जिसमें हम एग्रोज जेल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो आया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि साथ ही में टेक्नोलॉजी ने इतना काम किया कि वो टाइम बचाती है। वो ऐसे किट्स बनाती है ताकि ये टेक्निक्स जो है ये इजी हो जाए, ताकि प्रोटीन्स की आइसोलेशन आसान हो जाए। जैसे हमने देखा हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यानी एक ऑटोमेटिक मशीन है। आपको सिर्फ सॉल्वेंट डालना है, सैंपल डालना है, मतलब रेजेंट सॉल्वेंट इसलिए ताकि जो प्रोटीन्स है
वो आइसोलेट और प्यूरिफाई हो जाए, और सैंपल डालना है जिसकी आपको प्यूरिफिकेशन करनी है, और आप बाकी सारा काम मशीनरी करेगी, यानी हमें मैनुअल नहीं करना है, हमें सीधे वो आसानी से सेपरेट प्रोटीन्स देगा। तो इसीलिए हमें ये टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो जो भी प्रिमिटिव टेक्निक्स थी उनका ये जो मॉडर्न ये मशीनरी है वो यही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं।